So this is going to be the last video related to nuclear stability, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। अब कैसे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए रीजनेबल हो सकता है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच का, वो करेंगे। एंड इसी के साथ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के चारों टॉपिक्स हो जाएंगे। मास डिफेक्ट वॉज डिस्कस्ड along with binding energy, and the point was there for your odd and even number of protons and neutron. Other than that, you had packing fraction, and it's the last one, and this is for the neutron to proton ratio. The stability of a nucleus is found to depend on the neutron to proton ratio in the nucleus. Table shows neutron to proton ratio for some stable nuclides. It is seen that n by p value for these stable isotope is either equal to 1 or greater than 1. इसका क्या मतलब हुआ? स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होना चाहिए। अब ये मैं बताती हूँ, देखो हमारे पास कैसे आएगा। न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स है, अगर वो इक्वल टू 1 आ जाता है तो प्रोटॉन को यहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर। अभी कह रहा है इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का सीन भी है, तो अब प्रोटॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कि न्यूट्रॉन्स का नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू है दैट ऑफ प्रोटॉन्स। गॉट इट? ओके, तो यहाँ हम चेकअप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने शो किया कि हाइड्रोजन के लिए 1 2 वाले के लिए देखिए प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, n बाई पी आ गया 1.0। नेक्स्ट देखते हैं न्यून के लिए 10 10 1.0, कैल्शियम के लिए 20 20 1.0, जिंक के लिए प्रोटॉन 30 न्यूट्रॉन 34 1.13। तो यू कैन सी न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है, आंसर 1 से बढ़ा रहा है। 40 और 50 न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से बड़ा 1.25। 50 70 कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, 20 का डिफरेंस आ गया 1.40। आगे भी हमारे पास है 60 90 30 का डिफरेंस, 80 122 दैट इज 42 का डिफरेंस। तो आप सब में चेक कर सकते हो, ये है लाइट न्यूक्लियाइड्स, इसमें देखो ये लाइट वेट के हैं सबके सब, और ये हैवी वेट्स वाले हैं, ठीक है। तो इनका मास नंबर चेक कर सकते हो, 90 है और यहाँ पे कितने 64 तक जा रहा है, ये 90 है 120 है, एंड दिस इज अगेन 150 एंड दिस इज मोर देन 200, दैट्स एग्जैक्टली 202। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे n और p की रेशियो ग्रेटर देन 1 है, यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, 1.13 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ओनली। तो यहाँ पे इनको ये शो करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये टेबल का कुछ जेस्टर आप दे सको, कुछ एक दो याद रहे आप इसमें पॉइंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। इन केस यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज एनी ऑफ देम तो उसको फिर छोड़ देना, टेबल का जिक्र ही मत करना। नाउ अब एक ग्राफ चेक करते हैं पहले, एंड देन वील टॉक अबाउट इट। यहाँ हमारा ग्राफ देख सकते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर इधर दिए है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इधर दिए है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है 20 40 60 80 100 120। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब देखो एक कर्व आ रहा है, ये एक कर्व है हमारे पास, ये कहते हैं ये डैश्ड कर्व आता है जब n और p बराबर है इक्वल टू 1, मतलब n डिवाइडेड बाई p 1 के बराबर आता है, मतलब n और p बराबर है तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन आती है। इसके अलावा एक स्टेबिलिटी बेल्ट शो किया गया है। इधर है प्रोटोन रिच न्यूक्लियर, मतलब ये वाले सारे प्रोटोन रिच है और ये सारे न्यूट्रॉन रिच हैं। तो इसका मतलब अगर किसी का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस बेल्ट से ज्यादा आ जाते हैं, मतलब अगर वो न्यूट्रॉन से ज्यादा है तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट के इस तरफ है और प्रोटोन रिच से इस तरफ है। तो मतलब देखो ना, सिंपल सी बात, ये आपका स्टेबिलिटी बेल्ट है, इसके इस तरफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इसके इस तरफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, और ये है n इक्वल्स टू p की लाइन। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द पॉइंट्स। The line in the graph represents n equals to p, that is n by p equals to 1. This is done. Dashed line की बात कर दी है। Now, most of the element when the stable nuclei, that is non-radioactive nuclei, lie within a strip shown in the figure. कहते हैं ये जो आपकी स्टेबिलिटी बेल्ट है तो मोस्टली इस स्टेबिलिटी बेल्ट की रीजन में आपके लाई कर जाते हैं, ठीक है। This is called zone or belt of stability. This belt goes on widening as the atomic number increases. आप ये भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरी ऐसे चौड़ी सी मोटी थी ना, धीरे 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 करके ये ज्यादा वाइड हो रही है, ज्यादा ब्रॉड हो रही है। The nuclei whose n by p ratio does not lie in the belt are unstable. कहता है ऐसे न्यूक्लिया जिनका n by p रेशियो इस स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं आता, वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल और स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करते हैं। देखो यार, जो स्टेबल होगा वो डिसइंटीग्रेशन नहीं करेगा, जो अनस्टेबल होगा वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन करता जाएगा। अल्फा पार्टिकल गए, बीटा पार्टिकल गए, समथिंग लाइक दैट वुड गो ऑन। फॉर द लोअर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर अप टू 20, अप टू 20 का मतलब है 1 से 20 तक, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमने देखा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, n बाई p 1 आता है, n की वैल्यू
पी के बराबर। दीज आर स्टेबल, और कहते हैं ये स्टेबल होते हैं जिनकी एन बाई पी की वैल्यू 1 आ जाए। दैट इज वाई द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेबिलिटी बेल्ट कोइंसाइड विद द स्ट्रेट लाइन। कहते हैं ये देखो, ये जो लोअर पार्ट है 1 से 20 तक का, हाँ तो यहाँ देखो ये स्टेबिलिटी बेल्ट है और ये आपका एन बाई पी इक्वल्स टू 1, जहाँ पे एन इक्वल्स टू 1 है, एन इक्वल्स टू पी है, और स्टेबिलिटी बेल्ट एक दूसरे से, यहाँ देखो ये नीचे का सारा पार्ट तो कोइंसाइड ही कर रहा है। इसका मतलब जिनका एन बाई पी की वैल्यू 1 आती है वो स्टेबल होते हैं। लोअर एलिमेंट्स की बात हो रही है। वेट अ मिनट, therefore we say that maximum stability attain होगी जब n की वैल्यू p के बराबर। now as the atomic mass increase, number of neutron also increase to a greater extent to compensate the great coulombic repulsion in the nucleus। अब देखो यार, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होंगी। सिमिलरली प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो उनमें भी। तो बेसिकली यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को चलो मान के देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है तो और प्रोटॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होती है, रिपल्शन हो रही है। उन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो कहते हैं वो नंबर बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट एन बाई पी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब एन का नंबर बढ़ जाएगा पी से, तो मान लो ना जैसे पी है 3, एन है 6, तो नंबर 2 आ गया। पी है 2, एन है 3, तो नंबर 1.5 आ गया। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा प्रोटॉन के नंबर से। ठीक है, और कब तक बढ़ रहा है, 1.5 तक। और 1.5 कहाँ आ रहा है, देखो कहते हैं ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ तक ये जो मोस्ट ब्रॉडन्ड आ रही है, कहता है ये 1.5 तक के हिस्से की है, जिसकी एन बाई पी की वैल्यू, यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट के अराउंड देखें, एन बाई पी की वैल्यू जो है 1.5 के अराउंड है। ठीक है, नाउ द न्यूक्लियाई लाइंग अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट आर रिच इन न्यूट्रॉन। तो इनकी एन बाई पी की रेशियो जो है हायर होगी। ऑब्वियसली इनका न्यूट्रॉन्स ज्यादा है तो एन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, तो ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी बेल्ट वाले रीजन का नंबर से बड़ा ही रहेगा। तो इसलिए इस रीजन में फॉल करेगा, यहाँ डॉट लगेगा, यहाँ डॉट लगेगा, लाइक दैट। ठीक है, नाउ दीज न्यूक्लियर अनस्टेबल। कहते हैं ये जो न्यूक्लियर होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं लाई कर रहे हैं, एंड देयरफॉर अंडरगोस स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, और बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेंगे जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन कंटिन्यूज टिल अ स्टेबल न्यूक्लियर इज ऑब्टेन्ड। जब तक स्टेबल न्यूक्लियर नहीं मिलता, जब तक स्टेबल न्यूक्लियस नहीं हो जाता, बीटा पार्टिकल छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। जब स्टेबल हो जाएगा तब उसके बाद बीटा पार्टिकल को छोड़ना ये बंद कर देंगे। एंड एन बाई पी रेशियो लाइज विद इन द स्टेबिलिटी बेल्ट। अब यहाँ पे देखो सोडियम के लिए दिया है, कहते हैं यहाँ पे अगर ये एक बीटा पार्टिकल को लूज करता है तो इसका कारण क्या होगा, इसका मास नंबर जो है वो बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एन बाई पी की हो जाएगी वो 1 के बराबर हो गई। ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो इसका मास नंबर बढ़ के 7 हो जाएगा, तो 7 और 14 मतलब 7 है और 7 ही वो होंगे न्यूट्रॉन, तो ये नंबर फिर से क्या होगा, स्टेबल हो गया। ठीक है, अब है द न्यूक्लियर लाइंग बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रॉन एंड हेंस अंडरगो डिसइंटीग्रेशन। अब कहते हैं जो इसके नीचे हैं उनमें फिर से न्यूट्रॉन कम। यहाँ पे के पार्टिकल्स क्या ले रहे हैं, बीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं इस एरिया में आने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा न्यूट्रॉन के नंबर से। कहते हैं इसमें क्या होगा, they disintegrate to convert a proton into neutron। अब ये क्या करना चाहेंगे, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना, ताकि न्यूट्रॉन में कैसे भी करके उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कहता है 2 तरीके से कर सकता है। पहला है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा तो प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, तो वो बिना किसी चार्ज वाला पार्टिकल बन जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन बन जाएगा। और दूसरा है एक पॉजिट्रॉन छोड़ के। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, एक हिसाब से आपका एक नंबर ऑफ एक आपका मतलब एक हिसाब से पीछे न्यूट्रॉन रह जाता है और साथ में क्या निकल जाता है आपका, ये पोजीशन नहीं आना था, ये पॉजिट्रॉन आना था। ठीक है, पॉजिट्रॉन निकल जाएगा। मतलब बेसिकली आप ये सोच सकते हो कि आपका जो प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और साथ ही में जैसे मान लो ना आपका जो जैसे अब मक्खन है, ठीक है, नहीं मक्खन नहीं, चलो मलाई पे आते हैं। अब मलाई जो है, मलाई से आपका क्या बनता है, मक्खन बनता है ना, और मक्खन के साथ में क्या बनता है, वो पानी बनता है। 2 चीजों में टूट गई ना मलाई, उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोटॉन 2 चीजों में टूट जाएगा, एक है न्यूट्रॉन और साथ में एक पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का देखो मास नंबर 0 है, लेकिन उसके ऊपर एटॉमिक नंबर क्या है, +1। और जो न्यूट्रॉन है उसका मास नंबर है 1 और
एटॉमिक नंबर 0। इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रॉन पड़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर होता है। प्रोटॉन का नंबर तो पैरों में लिखा है 0, जिसका मतलब इसमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन होगा। तो 2 तरीके इन्होंने बताए। बाय दिस प्रोसेस प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन टिल n/p रेशियो लाइज विद इन द स्टेबिलिटी। अब फॉलोइंग एग्जाम्पल मेक इट मोर क्लियर। अब थोड़े और एग्जाम्पल दिए हैं। कहता है मीटिंग अ पॉजिट्रॉन इंक्रीजेज n/p रेशियो। कैसे? कहता है ये हमारे पास यहाँ पे हम इससे ऑलराइट हमारा मैग्नीशियम है, उसका 12 नंबर है प्रोटॉन का, तो उसको हमने क्या किया, उसको 11 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक एटॉमिक नंबर वहां से निकल गया आपका, मतलब एक प्रोटॉन निकला तो एक एटॉमिक नंबर निकल गया। तो आप यहाँ देख सकते हो एक एटॉमिक नंबर निकला है और यहाँ पे ई शो किया गया है पॉजिट्रॉन के लिए। तो आपने यहाँ देखा। अब कहता है यहाँ पे इसकी n/p रेशो देखो, जो ऊपर लिखा होता है ना मास नंबर, वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और प्रोटॉन का नंबर होता है नीचे। तो 12 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 11, तो 11/12 0.91, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव हो गया क्योंकि 1 से कम वैल्यू आ गई उसकी। तो अब दूसरा क्या है, यहाँ पे 11 और n का नंबर कितना है 12, तो 12/11 आ गया 1.09, हो गया ना स्टेबल। तो मतलब एक पॉजिट्रॉन छोड़कर ये काम ऐसे किया जा सकता है। अब है कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज n/p रेशियो। कहता है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसके कारण ये 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके कारण इसकी रेशियो जो है वो स्टेबल हो गई। नाउ द हैवी न्यूक्लियाइड्स बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट हैविंग लो n/p रेशियो टेंड टू एमिट अल्फा पार्टिकल्स एंड लूज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। दिस रिजल्ट इन द नेट इंक्रीज इन n/p रेशियो। अब कहता है ऐसे भी हैं जो हमारे हैवी न्यूक्लियाइड्स हैं, मतलब आगे जाके जो आ सकते हैं हमारे हैवी न्यूक्लियाइड्स, कहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी n/p रेशियो ना बड़ी कम होती है, तो वो अल्फा पार्टिकल को भी लूज कर देते हैं और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लूज करते हैं। मतलब वो एक अल्फा पार्टिकल निकालते हैं बाहर और 2 प्रोटॉन लूज हो जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन लूज हो जाते हैं। यार एक मिनट, दिस रिजल्ट इन द नेट इंक्रीज इन n/p रेशियो। इसके कारण n/p रेशियो बढ़ जाती है एंड द न्यूक्लियर एंटर द स्टेबिलिटी जोन, ठीक है। मतलब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, मतलब यहाँ के पार्टिकल्स में यहाँ जाके कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को एमिट करके इस रीजन में आने की कोशिश करेगा। अब ये बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी फिगर, और भी बेटर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि कैसे आपका यूरेनियम के लिए दिखाया कि यहाँ पे ये क्या करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया मास नंबर 4 से कम हो जाता है, और जब भी एक अल्फा पार्टिकल आप एमिट करो, ठीक है, तो मास नंबर, वैसे इन्होंने दिखा दिया, ये हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मास नंबर 4 से कम हो जाएगा क्योंकि 4 हीलियम के लिए चला गया अल्फा पार्टिकल के लिए, और जो एटॉमिक नंबर हो 2 से कम होगा क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। दस द न्यूक्लियर आउटसाइड द स्टेबिलिटी बेल्ट कंटिन्यू टू एमिट अल्फा और बीटा पार्टिकल। कहता है स्टेबिलिटी बेल्ट की बाहर वाली है तो अल्फा पार्टिकल छोड़ेंगे या बीटा पार्टिकल छोड़ेंगे और स्टेबिलिटी बेल्ट में आना चाहेंगे, तो तब तक बेचारे अनस्टेबल होकर डिसइंटीग्रेट करते रहेंगे। तो विद दिस योर टॉपिक रिगार्डिंग द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डन।